पढ़ लिया था, उसके डिफेक्ट पढ़ लिए थे, उसके न्यूमेरिकल कर लिया हमने सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें, और इसमें हमारा ज़्यादा तो डिटेल में नहीं है, प्रिज्म है उसका छोटा सा पार्ट है। ये प्रिज्म क्या है, किस तरह से काम करता है, तो आज हम प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिज्म, तो देखो प्रिज्म होता क्या है। जो हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़ी हैं, जिसमें एक प्लेन सरफेस थी, एक हमारी स्फेरिकल सरफेस थी जिसमें कर्वेचर था, जो कॉनकेव हो सकती थी और कॉन्वेक्स हो सकती थी, वो हो गया। इसी में तीसरा ये सरफेस है, इसे इंक्लाइंड सरफेस भी बोल लेते हैं। मतलब जो रिफ्रैक्शन हो सकता है किसी भी तरह की सरफेस से, वहाँ हमें तीन ही पॉइंट मिलेंगे, या तो वो प्लेन होगी, या उसमें कर्व होगा, या वो इंक्लाइंड होगी। सही है। तो प्लेन वाली तो हमारी होती है ग्लास स्लैब, उसमें हमने देखा कि जब उसमें से लाइट पास हुई तो वो पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, जिसे हम लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। दूसरा स्फेरिकल वाले में हमने पढ़ा था लेंस, या तो कन्वर्ज होगी या फिर डाइवर्ज हो जाएगी। और तीसरा है हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट होता है, देखा तो सभी ने होगा प्रिज्म, ठीक है। क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग शेप्ड है, पिरामिड शेप अलग होती है, प्रिज्म की शेप अलग होती है और पिरामिड की शेप अलग होती है। सही है, ध्यान से देखो। पिरामिड की शेप तो चारों तरफ से इस तरह से होगी, और प्रिज्म की जो शेप है, ये फ्रंट से तुम्हें ज़रूर ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये बैक साइड से इस तरह का होता है। मतलब साइड व्यू अगर इसका हम देखें, साइड व्यू दिखाते हैं, चलो तुम्हें इसका। इस तरह का होता है, दिख रहा है। साइड व्यू अगर हम प्रिज्म का देखें तो हमें इस तरह से दिखेगा। यानी अभी जो तुम इसका फेस देख रहे हो, ये फ्रंट वाला फेस आप देख पा रहे हो, ठीक। जबकि जिन पिरामिड की तो बात कर रहा है वो कुछ इस तरह के होते हैं। समझ में आया? ये साइड, इसके चारों तरफ से फेस इस तरह के होंगे, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं है। प्रिज्म में आपको दो फेस आमने सामने मिलेंगे, इंक्लाइन। सही है, बस इतना फ़र्क है। तो ये जो शेप आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज प्रिज्म। अब प्रिज्म में कितने फेस होते हैं? तो प्रिज्म में फेस बेसिकली अगर हम देखें इसके कितने फेसेस हैं, तो इसमें फेस होते हैं 5। सही है, कितने फेस होते हैं? 5। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड। सही है, फर्स्ट, सेकंड और एक नीचे वाला थर्ड। 3 फेस तो ये हो गए। एक इसके पीछे वाला, एक ये और एक इधर वाला, तो ये हो गए 5 फेस, जिसमें हमारे काम के सिर्फ 2 ही फेस होते हैं। एक तो ये, एक इधर वाला। यानी कि अगर हम इनकी बात करें, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, इन्हें बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग, ठीक। प्रिज्म क्या है? इट इज अ ट्रायंगुलर shaped object which is used to light ray। और जब वाइट लाइट इससे पास की जाती है तो अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। समझ में आया? तो ये भी एक प्रिज्म की वर्किंग है, ठीक। तो ज़रा इसके थोड़ा नोमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा प्रिज्म है, जिसमें ये जो पॉइंट होता है, ये जो एंगल है ए, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ए है, एंगल ए, ये है हमारा एंगल ऑफ
प्रिज्म, सही है। और ये जो नीचे का बेस है B एंड C, इसे बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म। तो देखो जो हमारे पास यहाँ प्रिज्म होते हैं, जो इक्विलेटरल टाइप के ट्रायंगल वाले प्रिज्म होते हैं, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही बेस होगा। इसको आप घुमा घुमा के रख दो, जैसे भी अगर मैंने इसको ऐसे घुमा के रख दिया तो जो नीचे वाला आएगा वो बेस आएगा बेसिकली, और ये जो ऊपर वाला है ये हमेशा एंगल रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो दो साइड है इसकी, ये वाली और ये वाली, देखो प्रिज्म में अभी फ्रंट वाली साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम साइड वाली, जो साइड में जो आ रही थी ना दो लाइन इस तरह से जो आ रही थी, ये वाली, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये मेन सरफेसेस हैं जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होगी, सही है। इसके सामने वाला जो फेस है ये, इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक। तो जब भी लाइट पास होती है इससे, हमने कहा ये लाइट गई KL, तो इस पॉइंट पे टकराई, सही है। तो हम क्या लेंगे इस पॉइंट पे, एक नॉर्मल लेंगे। तो हमने ये नॉर्मल ले लिया, तो ये हमारा एंगल आई हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने कहा यहाँ बाहर एयर है और अंदर ये जो हमारा प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना लिया? म्यू, सही है। क्या लिया? म्यू। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बताओ जब लाइट बाहर से यानी रेयरर से अंदर प्रिज्म में जाएगी तो किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि प्रिज्म किसका बना हुआ है? ग्लास का। और एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास जो होगा वो कैसा होगा? डेंसर, सही है। तो ये किधर मुड़ जाएगी लाइट? टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। तो ये लाइट इस तरह से जा रही थी, ये इसका पाथ था, और ये मुड़ कैसे जाएगी? टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। तो ये हमारा जो एंगल हुआ है दैट इज आर, दैट इज आर। अब ये आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद इस पॉइंट पर हमें यहाँ टकराई, सही है। हमने इस पॉइंट पर फिर से एक नॉर्मल ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? इसे हमने बोला I2। क्या बोला? I2। अब लाइट इस तरह से पास होती बाहर, लेकिन अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो कैसे मुड़ेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा R2। बट हमने आउटसाइडर वालों को इंसिडेंट बोला और अंदर जो हो रहा है उसको बोला रिफ्रैक्टिव एंगल, सही है। देखो हमने यहाँ I मान लिया ना, I2, पर एक्चुअल में जब होता है तो हम इंसिडेंट एंगल तो बाहर से ही मानेंगे। भाई लाइट को इंसिडेंट हम कहाँ से करेंगे? बाहर साइड से। और हमारी लाइट रिवर्सेबल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलती है। अगर हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं लाइट को और यहाँ मिल रही है और इधर से इंसिडेंट करें तो हमें कहाँ मिलेगी? इस पॉइंट पे। रिवर्सेबल डायरेक्शन में सेम रहती है। ये M है, ये N है। तो हमने कहा कि बाहर से अगर हम लाइट को भेज रहे हैं तो ये फिर हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको अंदर वाले को तो रहने दिया R। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2, और ये जो हमारा हो गया ये हो गया I2। दिस इज़ I1, दिस इज़ I2। अब बुक में या कुछ जगह पे आपको ये जो I2 है ये E लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? E। और ये होता है तुम्हारा I, ये है I। अब ये E क्या है? तो देखो दिस इज इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, सही है। जब ये इसके अंदर मर्ज होके, मीडियम के अंदर मर्ज होके बाहर आई तो इसको हमने बोला इमर्जेंट रे। क्या बोला? यानी ये जो रे थी ये थी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा नोमेनक्लेचर है, ठीक। अब देखो हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी और ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना बैंड हो गई, इतना ही तो बैंड हुई है ना। तो ये जो अपने ओरिजिनल पाथ से इतना बैंड हुई इसको बोलते हैं कि इतना ये डेविएट हो गई, सही है। और ये जो D है
इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ठीक, तो एंगल ऑफ डेविएशन की अगर डेफिनेशन कोई पूछने लगे या पूछने लगे कि क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप ये भी बता सकते हो इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे के बीच का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सही है? तो क्या होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ठीक है, चलो अब हम दोबारा से इसको पढ़ ही रहे हैं तो एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ। वैसे आने वाला नहीं है तुम्हारे लिए, तो बता देता हूँ, तो सिंपलिस्टिक मैनर में ही बताऊँगा। तो देखो, यहाँ 2 पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, यानी लाइट कितनी बार मुड़ रही है? 2 बार मुड़ रही है। सबसे पहले सरफेस पे, तो ये जब हमारा ये आई एंगल इंसिडेंट था और ये इस तरह से जा रहा था, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होता है इसका, ये कितना होता? आई के बराबर ही होता। लेकिन फिर हमारी जो लाइट रे है वो बैंड हो गई इस तरह से। सही है? तो फर्स्ट सरफेस पे लाइट कितना डेविएट हुई? इतना ही तो डेविएट हुई, ये इतना ही तो डेविएट हुई। चलो इसको एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखो इधर ध्यान दो, ध्यान से। यहाँ से ये जो के एल आप देख रहे हो, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इसके बाद यहाँ पे ये हमें मिली एम और एन। इधर ध्यान दो, तो के से एल इंसिडेंट रे आई और ये आगे जो बढ़ रही थी, दिस इज इंसिडेंट रे। फिर क्या हुआ कि क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये लाइट इस तरह से बैंड हो गई। सही है? अगर हम इस बैंड लाइट को ना देखें तो ये पूरा एंगल हमारा कितना था? आई के बराबर ही था। यानी ये यहाँ से इतना बैंड हुआ, तो यहाँ फर्स्ट सरफेस पे जो डेविएशन हमें मिला वो यही तो मिला, d1। सही है? यही मिला। तो d1 जो है ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस। यही है। तो अगर हम d1 एंगल निकालें तो कौन बताएगा कितना होगा? क्या कितना होगा d1? सोचो। अबे ये पूरा i के बराबर था, r1। तो d1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? i1 माइनस r1। समझ में आ गया? आया? ओके। उसके बाद ये लाइट रे, मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, ये इस तरह से गई, आगे गई सेकंड सरफेस पे। सही है? तो यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारी रे है और ये हमारा ई है, तो इधर वाला भी ये पूरा ई होता। सही है? अच्छा, अगर हम इसको निकालें तो ये होगा हमारा d2। तो d2 कितना हो जाएगा? e माइनस r2। तो d2 हमारा जो है ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन एट सेकंड सरफेस। तो d2 हमारा कितना हो जाएगा? e माइनस r2। यही हुआ, दिस इज d2। तो हमारा जो नेट डेविएशन d है वो कितना होगा? नेट डेविएशन
नेट डेविएशन d इज इक्वल टू हो जाएगा d1 प्लस, जोड़ दो, क्या हो जाएगा i1 माइनस r1 प्लस e माइनस r2। ये i1 माना है ना, इसे i माइनस r1 ले लो, 1 नहीं है ना, i है ना, i माइनस r1 इज इक्वल टू e माइनस r2। तो ये हो जाएगा i प्लस e माइनस, कॉमन ले लो, क्या बचेगा r1 प्लस r2। ठीक है, तो ये हमारा नेट डेविएशन होता है। अभी तुम इतना ही मान लो, अभी तुमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं सुनी। देखो ये जो एंगल डी है, एक कंडीशन आती है मिनिमम डेविएशन की, क्या आती है मिनिमम, यानी कि देखो ये जैसे हम और यहाँ से ये बढ़ाते जा रहे हैं तो ये घटता जा रहा है, सही है। ये जो एंगल है ये कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर बढ़ना शुरू कर देगा। जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम डेविएशन मिले उसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, और उस पे हमारा आई और ई बराबर हो जाते हैं। समझ में आया? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा, याद रखना। तो लिख देते हैं एट मिनिमम डेविएशन एंगल आई बराबर होगा एंगल ई के, सही है। और देखो अगर एंगल आई एंगल ई के बराबर हुआ तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल है, सही है। ये था तुम्हारा प्रिज्म। नहीं, ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। क्यों करेगा ट्रांसपेरेंट की तरह? नहीं सॉरी, क्वेश्चन सुनो। प्रिज्म तो ट्रांसपेरेंट ही होता है भाई। अच्छा, मतलब तू कहना है ये काम ही नहीं करेगा, मतलब रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगा। मिनिमम डेविएशन पे ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारे एंगल ऑफ डेविएशन है सबसे मिनिमम होगा उस पॉइंट पे। समझ में आया? सबसे मिनिमम होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइट सीधी आई और सीधी निकल जाएगी, बैंड तो करेगा लाइट को, सही है। ध्यान दो, सबसे पहले यह किसने करा, न्यूटन ने। उसने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से जब वाइट लाइट को पास किया तो वो उसको दूसरी तरफ वाइट लाइट नहीं मिली, क्या मिले, 7 कलर्स मिले। तो यहाँ से पहली बार हमें पता चला कि जो लाइट होती है हमारी वो वाइट हमें दिखती है, एक्चुअली उसमें नंबर ऑफ कलर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो उसने इनको प्राइमरी जो है कलर के नाम पे इसको बोला कि दीज आर द प्राइमरी कलर्स, ठीक है। तो शुरुआत में हमने सोचा कि लाइट के अंदर सिर्फ यही 7 कलर्स हैं और नहीं होते, ठीक है। बाद में हमें पता चला देयर आर नंबर ऑफ कलर्स जो कि इसके अलावा भी हैं, ठीक है। और बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, समझ में है? हमारा जो हम जो देख पाते हैं, हम बस ये 7 कलर रेंज ही देख पाते हैं, इसके अलावा भी कलर होते हैं वो हम नहीं देख पाते। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। क्या दिया गया? विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। और ये बहुत अच्छे से आप जानते हो, यही वही वीव-ग्योर वाला जो है। वीव-ग्योर तो सुना ही होगा, नहीं सुना वीव-ग्योर? तो इसको ज़रा देखते हैं। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। जब उसने वाइट लाइट यहाँ से पास करी तो ये वाइट लाइट जो है यहाँ से 7 कलर में ब्रेक होके हमें मिली। ठीक है, ये हमें 7 कलर में मिली, जिसे बोलते हैं वीव-ग्योर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? वीव-ग्योर। और ये वीव-ग्योर जो होता है ये नीचे से होता है, ऊपर से नहीं होता। ध्यान इसको देख लेना, कैसे होता है? नीचे से। कभी वीव-ग्योर याद रहे और ऊपर से नीचे बना दो। इसका मतलब क्या है कि जो वाइट लाइट जो जा रही थी इंसिडेंट रे, ये जा रही थी
और अलग अलग कलर को प्रिज्म ने अलग अलग एंगल पे बेंड किया है। सबसे ज़्यादा किसको बेंड किया है? वॉयलेट कलर की लाइट को। और सबसे कम किसको किया है? रेड कलर की लाइट को। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो प्रिज्म का कैसा है? म्यू। बट डिफरेंट कलर के लिए ये डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा, यानी किसी के लिए ज़्यादा होगा और किसी के लिए कम होगा। ऐसा क्यों होता है, या फिर इन लाइट का जो कलर है वो हमें अलग अलग क्यों दिख रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो कोई भी लाइट या कोई भी कलर जो हमें मिल रहा है वो उसकी वेवलेंथ डिसाइड करती है कि वो कलर आपको कैसा दिखाई देगा। समझ में आया? और यही रीज़न है कि हम 7 कलर ही क्यों देख पाते हैं, उससे ज़्यादा कलर हम क्यों नहीं देख पाते। एक्चुअली हमारे आई जो प्रोसेस कर पाती है या जो कैप्चर कर पाती है वो इसी स्पेक्ट्रम रेंज को ही, जो इसकी अपनी एक वेवलेंथ है, इसी को कैप्चर कर पाती है। ये मेरे ख्याल से कितना 350 से लेके 700 nm तक है, नैनोमीटर। ठीक है, इतना ही जो है ये कैप्चर कर पाती है, ना तो इससे नीचे वाला कर पाती और ना ही इससे ऊपर वाला। सही है? तो जैसे इसे नीचे क्या इंफ्रारेड है, सही है, और उसके ऊपर क्या अल्ट्रा वायलेट है। समझ में आया? इनको कैप्चर ये नहीं कर पाती। तो हमें पता चला कि सिर्फ 7 ही कलर नहीं है, बट जो हमने कलर देखे 7 कलर वो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में रखे हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं इसको देख लो। तो कोई भी लाइट का जो कलर है वो उसकी वेवलेंथ डिसाइड करती है कि वो हमें कैसा दिखाई देगा। अभी जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेड की। अभी पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है किसी भी वेव की वो किस किस पे डिपेंड करती है? उसकी वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आया? इन्हीं पे डिपेंड करती है। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो इन सबकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है वो कैसी हो गई? अलग अलग हो गई। समझ में आया? वेवलेंथ अलग अलग हो गई। तो अगर हम रेड वाली के लिए देखें वेवलेंथ, इसको हमने लैम्डा आर से डिनोट किया, तो ये वेवलेंथ जो हमें मिलेगी तो ये हमें सबसे ज़्यादा मिलती है इस तरह से। सही है? हाँ, इसे तुम ये मान लो 700 nm नैनोमीटर के रेंज में तुम्हें मिलेगी रेड। ठीक है, इसके बाद सारे नहीं बना रहा हूँ, नीचे जैसे जैसे आएंगे तो ये वेवलेंथ कैसी होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो देखो अगर हम ग्रीन की बात करें तो ये वेवलेंथ इस तरह की होगी। अब आप सोच रहे हो कि वेवलेंथ कैसे पता चल रही है इसमें? तो देखो 2 पर्टिकुलर वेव हैं, जो इनके जो क्रस्ट हैं इनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला जाता है। समझ में आया? तो इसमें देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये इससे कम आ रहा है, तो ग्रीन वाले का इससे रेड वाले से कैसा हो गया? कम हो गया। चाहिए? अगर हम वॉयलेट के वाले की बात करें तो इसका सबसे कम होता है। ये वॉयलेट के लिए तो सबसे कम है। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ कि इस तरह से कोई वेव चल रही है और जब वो किसी पर्टिकुलर मीडियम से पास हो रही है तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन कौन सी वेव का रहेगा? इसका रहेगा या इसका रहेगा? वॉयलेट वाले का रहेगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे ये एक मीडियम है और ये मीडियम के पार्टिकल हैं। समझ में आया? ये क्या है? मीडियम के पार्टिकल। एक वेव तो ऐसे निकल गई और एक वेव इस तरह से जा रही है, तो किसका इंटरेक्शन ज़्यादा रहा? इस वाली का या ऊपर वाली का? नीचे वाली का। तो जो वेव ज़्यादा इंटरेक्ट करती है मीडियम उसमें सबसे ज़्यादा चेंज करता है। सही है? इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि वॉयलेट कलर को सबसे ज़्यादा बेंड करता है। अब प्रिज्म वही है, ग्लास वही है, लेकिन अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल पे बेंड कर दिया। क्यों? ड्यू टू इट्स वेवलेंथ। समझ में आया? यानी सबसे ज़्यादा चेंज किस में करेगा? जो मीडियम के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। वॉयलेट सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसको उसने सबसे ज़्यादा मोड़ा। यानी एक बात इससे एक समझने के लिए मिलती है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस वेव की कम होगी? वॉयलेट वाले की, क्योंकि उसकी वॉयलेट की वेलोसिटी सबसे कम हुई, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बेंड करके गया। समझ में आया? इसके बाद इंडिको, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड सबसे कम बैंड होगा। यानी सबसे कम चेंज किसकी वेलोसिटी में होगा? रेड की में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
एक फैक्टर से समझो, कोई भी लाइट बेंड क्यों करती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होती है वो ज़्यादा बेंड करती है। तो यहाँ ज़्यादा बेंड कौन कर रहा है, वायलेट, तो इसकी वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ। कहने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं वाइट लाइट या कोई भी लाइट सेम तरह से बिहेव करेगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग तरह से बिहेव करती है, सही है। और ये जो कलर हैं ये हमें दिख क्यों रहे हैं, ये कलर दिख रहे हैं उनकी वेवलेंथ की वजह से, सही है। अब यहाँ पे हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू ही है, लेकिन अगर हम म्यू वी यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर के लिए बात करें तो वो ज़्यादा होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर वाले से, सही है। क्योंकि लैम्डा वी कम है लैम्डा 8 से। अगर इन दोनों के रिलेशन निकालें तो म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन रहा, इनवर्स का प्रोपोर्शनल, यही होगा, सही है। तो ये रिलेशन इसके साथ रहता है, ठीक। अब ये अगर हमारा थीटा आर है फॉर रेड कलर और यहाँ से यहाँ तक ये थीटा वी है। अब इसे थीटा नहीं लिखते, एक काम करते हैं डेविएशन लिख लेते हैं, डी आर और डी वी वायलेट। तो जो एंगुलर डिस्पर्जन हमें मिला, क्या मिला, वो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू डी वी माइनस डी आर। ये डिस्पर्जन नहीं है, सॉरी डेविएशन है। क्या है, एंगुलर डेविएशन। समझ में आया। तो ये प्रिज्म के बारे में है। इसके बाद न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस प्रिज्म के आगे एक उल्टा करके एक प्रिज्म और लगाया, सही है। उसने क्या किया, देखो एक प्रिज्म लिया, ये लाइट नंबर ऑफ कलर्स में ब्रेक हो गई। उसने सबसे पहले इसके आगे एक और प्रिज्म रखा, तो सबसे पहले उसने जो प्रिज्म रखा वो इसी के साथ सटा के ऐसे रख दिया। उसने देखा, ये उसने सोचा ये एक लाइट वाइट कलर की लाइट जो है वो 7 कलर में जो ब्रेक हो रही है, तो हो सकता है ये 7 और ज़्यादा कलर में ब्रेक हो जाए। तो आगे देखा कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने जो है इसको वापस से उल्टा करके रख दिया इस तरह से। तो यहाँ से इसे जो कन्वर्ट होकर लाइट मिली वो कैसी लाइट मिली, वापस से वाइट लाइट। सही है। यानी इसने और ज़्यादा कलर में नहीं ब्रेक किया, इसको और ज़्यादा मिक्स करके वापस से उसे वाइट लाइट उसने बना दिया। यानी यहाँ पे फिर से वही रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, सही है। लाइट का कौन सा रिवर्स जो चलती हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रिज्म के बारे में था। ये वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे जिनमें से एक है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखता है, ये स्केटरिंग जैसे प्रोसेस, ये सब इन्हीं वेवलेंथ वाले इसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।